हिंदी ज्ञान गंगा के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कल हमने हिंदी के व्याकरण और लिपि का सामान्य परिचय प्राप्त किया था। हमने जाना था भाषा क्या होती है, उसको व्यवस्थित करने का साधन व्याकरण क्या है। फिर हमने पढ़ा था कि भाषा के कौन कौन से प्रकार हैं। लिखित, मौखिक, दो प्रकार की हमने भाषा पढ़ी थी। उसके बाद भाषा और बोली में हमने अंतर समझा था। फिर हिंदी की जो 5 उपभाषाएं और 18 से लेकर 22 बोलियों की भी हमने चर्चा की थी। फिर हिंदी भाषा और उसके व्याकरण पर सामान्य चर्चा, और फिर हमने देखा था कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है और उसको उसके साथ साथ किस किस भाषा की लिपि देवनागरिक है, ये हमने जाना था। अब हम आगे की चर्चा करते हैं जो आज के पाठ में है। आज अध्याय 2 में हम वर्ण विचार एवं अक्षरिक खंड के बारे में जानेंगे, अक्षरों के खंड के बारे में जानेंगे। तो चलिए, कोई भी भाषा होती है वह वाक्यों से, शब्दों से, अक्षरों से मिलकर बनी हुई होती है। तो उसी की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। हम देखते हैं कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वर्ण। कौन सी इकाई? छोटी से छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते वह वर्ण कहलाएगी। जैसे एक शब्द है पीला। पीला शब्द के यदि टुकड़े किए जाए तो वे होंगे पी प्लस ला। अब यदि पी और ला के भी हम टुकड़े करें, पी और ला के भी टुकड़े करें तो वह हो सकते हैं क्या? प, ई तथा ल, आ। अब यदि पा, ई, ल, आ के भी हम टुकड़े करने चाहे तो वह किसी भी हाल में संभव नहीं है कि हम इनके टुकड़े करें। तो अतः ये ध्वनियाँ ही हमारे वर्ण हुए, और इन ध्वनियों को ही 2 प्रकार या 2 भेद किए जा सकते हैं इन ध्वनियों के। पहला हम जो भेद करेंगे वह स्वर के रूप में होगा, और दूसरा जो भेद करेंगे वह व्यंजन के रूप में। तो हम बता रहे थे कि अगर हम इन ध्वनियों के भेद करेंगे, इनको 2 प्रकार से बांटा जा सकता है। एक स्वर वाली ध्वनियाँ और दूसरी व्यंजन वाली ध्वनियाँ। स्वर और व्यंजन, ये देखते हैं। स्वर और व्यंजन के बाद वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्दों के मेल से वाक्य तथा वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। मैंने पहले ही बताया कि कोई भी भाषा वाक्य, वर्ण, शब्द पर ही टिकी रहती है। अतः वर्ण ही भाषा का मूल आधार है। हिंदी में वर्णों की संख्या 44 है। इस पुस्तक में लिखा है कि हिंदी में वर्णों की संख्या 44 है, परंतु आप ये मानकर चले कि 44 से लेकर 52 तक अलग अलग व्याकरण आचार्यों का मत है, तो हम यहीं पर 44 ही मानकर चले। मुँह से उच्चारित होने वाली ध्वनियों और लिखे जाने वाले इन चिन्हों वर्णों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? तो लिखते हैं जो वर्ण बिना किसी दूसरे
की सहायता से बोला जा सके या बोले जा सके वे स्वर कहलाते हैं। जिसको बोलने के लिए हमें किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्वयं राजन्ते इति स्वरः, जिनका स्वयं ही राज होता है या जो स्वयं के बल पर बोले जाते हैं वह स्वर कहलाते हैं। और इनकी संख्या हिंदी में कितनी है? 11। जैसे यहाँ उदाहरण सहित दे रखा है कि आ ई उ री ऐ ओ औ, ये 11 ध्वनियाँ स्वर के रूप में अभिव्यक्त होगी। कितनी? 11। ये सभी ध्वनियाँ ऐसी हैं जिनका उच्चारण बिना दूसरी ध्वनि के सहायता से या किया जा सकता है। ठीक है, ऐसी ध्वनि है जिनका उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता से किया जा सकता है। और इसमें जो अ, ई और उ सभी ह्रस्व, ये मूल स्वर है। इन्हें ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्योंकि इनके उच्चारण में, ह्रस्व क्यों कहते हैं तो फिर बताते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से कम समय लगता है। दीर्घ अर्थात बड़े स्वर, ह्रस्व मतलब छोटे स्वर, तो इनमें दीर्घ स्वरों के उच्चारण से कम समय लगता है, इसलिए वो क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। फिर री की चर्चा करते हैं। री का हिंदी में शुद्ध प्रयोग नहीं होने के कारण रा और ई, री के उच्चारण के रूप में प्रयुक्त होने लगा है। केवल ऋतु, ऋषि, ऋण आदि कुछ शब्दों के लेखन में ही इसका प्रयोग मिलता है। इसका उच्चारण री ई मतलब र और ई के रूप में किया जाता है। अब हम स्वरों के भेद करते हैं। हम देखते हैं कि जो स्वर के भेद करेंगे तो इस प्रकार से होंगे। एक होगा ह्रस्व स्वर और दूसरा होगा दीर्घ स्वर। एक स्वर का और भेद किया जाता है जो सामान्यतः हिंदी में नहीं के बराबर प्रयोग किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर शायद पुस्तककार ने या व्याकरणकार ने यहाँ देना उचित नहीं समझा। तो पहला हो गया ह्रस्व स्वर, दूसरा हो गया दीर्घ स्वर और तीसरा होता है पुलुत स्वर। चलो अब हम पहले ह्रस्व स्वर जानेंगे। हमने अभी ऊपर भी देखा था कि जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है, किसकी अपेक्षा? दीर्घ स्वरों की अपेक्षा जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या मुख्यतः हिंदी में जो प्रयोग हो रहे हैं 3 हैं, और ऊपर बताया था कि री का भी हिंदी में कुछ ही शब्दों में प्रयोग होता है। तो आ, ई, उ और री। ठीक है, तो ये इनकी संख्या 4 हो गई, पर 3 इसलिए बताए क्योंकि री का कम ही प्रयोग देखने को मिलता है। अच्छा, दीर्घ स्वर की बात कर रहे हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से दुगना समय लगता है। मूल स्वर अर्थात ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर मतलब आ, ई, उ और री। इनसे दुगना समय, ज़्यादा समय लगे, डबल समय लगे, उसको क्या कहलाएंगे? दीर्घ स्वर कहलाएंगे। और इनकी संख्या कितनी है? 7 है। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। अंग्रेजी में आ फिर ओ करके पढ़ा जाता है। स्वर का भी प्रयोग हिंदी में होने लगा है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज। इस रूप में हिंदी में भी ये अंग्रेजी से लिया गया आ है, इसका प्रयोग ऐसे होने लगा है। अब व्यंजन की चर्चा करते हैं। हमने स्वर की चर्चा की, जो स्वयं के बल पर बोले जाते स्वर कहलाते हैं। इनके हमने 2 भेद किए, ह्रस्व और दीर्घ। फिर ह्रस्व के अंतर्गत हमने 3 या 4 स्वरों को समेटा, और दीर्घ के अंतर्गत हमने 7 स्वरों को समेटा। अब व्यंजन की चर्चा करते हैं। तो व्यंजन हम देखते हैं कि व्यंजन वे वर्ण जो अन्य वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं।
कैसे वर्ण? जो स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते व्यंजन कहलाते हैं। मूल रूप से व्यंजन स्वर रहित होते हैं। मुख्यतः तो व्यंजन स्वर रहित होंगे जो मूल रूप है उनका, परंतु उनका उच्चारण सटीक नहीं हो सकता है। इसलिए व्यंजनों का उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। तो आगे चर्चा करते हैं। व्यंजन के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली सांस मुख के किसी अवयव उच्चारण स्थान से बाधित होती है। कोई भी वर्ण हम बोलते हैं तो वह हमारे फेफड़ों से हवा आकर हमारे मुख स्थान पर या वहाँ टकराती है, बाधित होती हैं। तो जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वह किसी स्वर की सहायता से ही उच्चारित होगा। कोई भी व्यंजन वर्ण बिना स्वर के उच्चारित नहीं हो सकता है। जैसे प का उच्चारण करने पर प के साथ आ की सहायता से लेनी पड़ेगी, बिना आ की सहायता से वह उच्चारित नहीं होगा। हल चिन्ह, अच्छा एक चिन्ह हमें ये देखने को मिलता है, यहाँ पर है ऐसा एक चिन्ह देखने को मिलता है यूँ हल चिन्ह के रूप में। तो ये हल चिन्ह हम जब किसी अक्षर को हमें आधा दिखाना होता तब प्रयोग करते हैं। व्यंजन के स्वर रहित होने का परिचायक है कि यह व्यंजन बिना स्वर वाला है अर्थात आधा है। स्वर रहित व्यंजन के साथ हल चिन्ह लगाया जाता है या फिर खड़ी पाई वाले व्यंजन चिन्हों की खड़ी पाई हटा दी जाती है। उसके अर्ध रूप का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपराहन, इसमें हमने हा को देख रहे हैं कि हल चिन्ह से दर्शाया गया है कि हा क्या है? आधा है। हम आगे देखते हैं पाठ्य। पाठ्य में ठ आधा दिखाया गया है। विद्या, विद्या में दा आधा दिखाया गया है। पट्टा, पट्टा में एक टा आधा दिखाया गया है। अब हिंदी के जो व्यंजनों की चर्चा कर रहे हैं तो क ख ग घ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प प ब भ म य र ल व श श स ह। ये हिंदी के व्यंजन वर्ण हुए। अब स्वर व्यंजन के वर्गीकरण के अनंतर उनके उच्चारण स्थान की चर्चा कर रहे हैं। तो का से ले का, इसमें हम स्वरों को व्यंजनों को 5 भाग में बांटेंगे। कावर, कावर के अंतर्गत क ख ग घ। फिर दूसरा चावर, चावर के अंतर्गत च छ ज झ य। तीसरा टावर, और टावर के अंतर्गत टा ठा डा डा ण। चौथा तावर्ग, तावर्ग के अंतर्गत हम रखेंगे त थ द ध न। और फिर पावर्ग, पावर्ग के अंतर्गत रखेंगे प फ ब भ म। ये 5 वर्ग हो गए। तो इनको हम कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग और पावर्ग के नाम से जानेंगे। ये समझ लीजिए। अब देखते हैं कावर्ग में अर्थात क क ग घ ग आ और विसर्ग का उच्चारण स्थान जो होगा वो कंठ होगा। और कंठ से उच्चरित जो ध्वनि हो, कंठ से उत्पन्न जो ध्वनि हो उसको क्या कहेंगे? कंठ्य ध्वनि। उसको कंठ्य ध्वनि के नाम से जानेंगे। हमने चावर के अंतर्गत 5 वर्ग फिर रखे च छ ज झ य। इसमें और साथ में ई और स और य, इनका उच्चारण स्थान हमने क्या माना? तालु। और तालु से उच्चरित जो वर्ण होते हैं उन वर्णों को तालव्य कहते हैं। तो तालव्य ध्वनि चावर्ग, य, श और ई। उसके बाद टावर की चर्चा करते हैं। तो टावर के अंतर्गत ट ठ ड ढ ण। उसके बाद री, शा, श और रा, ये मूर्धा से उच्चारित होते हैं। और मूर्धा से जो वर्ण उच्चारित होते हैं उन्हें कहते हैं मूर्धन्य। उनको मूर्धन्य वर्ण कहते हैं।
फिर तावर की चर्चा करते हैं तो ता था दा दा न, फिर स और ला। ये दांत से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं, इसीलिए इनको दंत्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है। उसके बाद पावर की चर्चा करेंगे तो प फ ब भ म और उ, इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। और ओष्ठ से उच्चारित जो वर्ण होंगे उनको ओष्ठ्य वर्ण कहेंगे। इसके अलावा ये आई कंठ और तालु से उच्चारित, इनका उच्चारण स्थान 2 है। क्या? ये और ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु। तो इनको कहेंगे कंठ तालव्य ध्वनि। कैसी ध्वनि? जो कंठ से भी और तालव्य से भी उच्चारित हो रही है। उसके बाद वा का जो उच्चारण स्थान है वह दांत और ओष्ठ है, और दांत और ओष्ठ से जो उच्चारित होगी उसको कहेंगे दंत ओष्ठ्य ध्वनि। उसके बाद ओ और औ कंठ और ओष्ठ से उच्चारित है, तो इसलिए इनको कहेंगे कंठोष्ठ्य ध्वनि। इसके साथ साथ हम 5 वर्ग देखे थे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इनके जो अंतिम अक्षर हैं य, ग, य, ण, न और मा, इनका उच्चारण स्थान एक तो अपने वर्ग के अंतर्गत होगा, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ अपने अपने वर्ग में। जैसे गा अपने वर्ग में कंठ में है, तो कंठ वाले का वर्ग में है तो कंठ भी उच्चारण स्थान होगा, और इसका एक दूसरा उच्चारण स्थान होगा नासिका। क्या? नासिका। तो इन वर्णों का गा, य, णा, न और मा, इनका उच्चारण स्थान क्या क्या होगा? एक तो नासिका होगी, उसके अलावा गा का कंठ, या का तालु, णा का मूर्धा, ना का दंत और मा का ओष्ठ, इनके उच्चारण स्थान होंगे। इनको नासिक्य वर्ण भी कहते हैं। नासिक्य मतलब नाक के सहयोग से उच्चारित होने वाले वर्ण, इसीलिए इनको नासिक्य वर्ण कहेंगे। इसके बाद हम अंतस्थ वर्णों के अंतर्गत आते हैं। तो अंतस्थ वर्ण 4 होते हैं, य, र, ल और व। ये 4 वर्ण अंतस्थ वर्ण होते हैं। ऊष्म वर्ण श, श, स, ह, ये 4 वर्ण ऊष्म वर्णों के अंतर्गत रखे जाते हैं। क्यों बोल रहे हैं? उच्चारण स्थान के साथ प्रश्वास वायु के घर्षण से होता है। बता रहे हैं कि इनके उच्चारण में हमारी वायु में, हमारे मुख से निकलने वाली वायु में घर्षण होता है, और उस घर्षण की वजह से ऊष्मा सी प्रतीत होती है, इसलिए इनका नाम ऊष्म वर्ण रखा गया या ऊष्म व्यंजन रखा गया है। चलिए अब संयुक्त अक्षर की बात करते हैं। तो अक्ष, त्र, ज्य और स्र, ये संयुक्त अक्षर के रूप में जाने जाते हैं। फिर इनका विस्तार अथवा अक्षरिक खंड निम्न प्रकार से हैं। अगर हम इनको देखेंगे किस प्रकार से संयुक्त अक्षर है, तो इसमें कौन कौन से अक्षर जुड़े हुए हैं, तो देखेंगे क, श और आ को लेकर छ बनता है। उसके बाद ता और रा को मिलाकर त्रा बनता है। जा, य और आ मिलाकर ज्या बनता है। शा, रा और आ मिलाकर स्रा बनता है। अच्छा, हिंदी में ज्या का उच्चारण ज्ञा होता है आजकल, क्योंकि जो प्राचीन व्याकरण पढ़ने वाले लोग हैं वो उसको ज्या पढ़ते हैं, और जो नए लोग हैं उसको ज्ञा पढ़ते हैं। इसीलिए इस ज्ञा के रूप में अगर हम इसको पढ़ें ज्या को, इसका कैसे विस्तार होगा, तो ग, य, आ, ज्ञा की तरह भी अब होने लगा। तो ज्ञा का उच्चारण स्थान अब ज्या की तरह भी होने लगा। ये ज्या का उच्चारण स्थान अब ज्ञा भी किया जाने लगा, यह उच्चारण ज्ञा की तरह किया जाने लगा। अब यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं स्वर और व्यंजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हमने देखा जो स्वयं की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वर। और जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन। स्वरों की संख्या हमने अभी पढ़ी थी, कितनी होती है? 11। व्यंजनों की कितनी होगी?
इसके अतिरिक्त जो बच जाए वो व्यंजन होंगे। अच्छा, हिंदी में संयुक्त अक्षर कौन कौन से हैं? तो अभी हम तुरंत पढ़ें कि अक्ष, त्रा, ज्या और स्रा, ये क्या हैं? हिंदी में संयुक्त अक्षर हैं। हम निम्नलिखित वर्णों के उच्चारण स्थान लिखिए। तो च, छ, ज, झ, य और श का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ट, ठ, ड, ढ, र, स और री का उच्चारण स्थान क्या बताया था? मूर्धा। प, फ, भ, प, फ, ब, भ, म, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ। ओ और औ कंठ ओष्ठ हमने अभी पढ़ा था। इसके बाद निम्नलिखित अक्षरी खंड वर्ण विच्छेद से बनने वाला सही शब्द चुनिए। तो आप इसको, ये तो बहुत सरल है, आप देख सकते हैं कि ला ई ख अ तो लिखा हो जाएगा, मा री दा अ तो मृदा हो जाएगा, मिट्टी, रा उ प अ तो रूप हो जाएगा पहला वाला। उसके बाद बा र अ ज अ तो क्या हो जाएगा? ब्रज सा। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों का अक्षरी खंड अर्थात वर्ण विच्छेद कीजिए। इनका वर्ण विच्छेद आप कर लीजिएगा कैसे होगा। तो चलो, आज की कक्षा के लिए इतना ही। कल के लिए हम शब्द विचार पर चर्चा करेंगे कि कैसे शब्द बनते हैं, शब्दों के भेद क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उत्पत्ति का आधार क्या है, देशज, तत्सम, तद्भव क्या है, इनकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।